हाय, वेलकम टू माय क्लासेस। वेलकम टू दीक्षांत आईएएस। चल गए लेक्चर्स को आगे हम बढ़ाते हुए आज हम यूनिट 3 पे आते हैं। बिफोर वी स्टार्ट विद द यूनिट 3, मैं आपको कुछ एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। कल ही के हुए हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जाम में जो क्रैश कोर्स में मैंने पॉलिटी की क्लासेस ली थी, यू विल फाइंड एक या दो क्वेश्चन को छोड़कर सारा क्वेश्चन, ये मान लीजिए क्वेश्चन बैंक वहीं से उठ के आया आपके वो 10 या 11 क्लासेस में जो क्रैश कोर्स की क्लासेस थी। और वही स्पिरिट थी। हालांकि क्रैश कोर्स अपने आप में एक डबल एस वर्ड रहता है, क्योंकि जब हम सिलेक्टिव चलते हैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां से आ जाए या ना भी आए, बट समहाउ वी मैनेज्ड इट गुड। और कुछ चीजें जो मैंने आपको पॉलिटी क्लासेस में बताई थी एज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर, तो आपको पता लगेगा कि वो चीजें भी वहां आई हुई है डायरेक्टली। जैसे ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन कैक्टस मैंने जब इंडिया मालदीव्स का रिलेशन आपके साथ डिस्कस किया था उस दिन बड़े आपको अच्छे से बताया था। और मैंने कहा था क्योंकि इंडिया मालदीव्स रिलेशन अब डिस्कशन में आ चुका है, तो इसीलिए जो पास में हुए ऑपरेशन है लाइक ऑपरेशन कैक्टस मैंने पर्टिकुलरली पॉइंट आउट किया था और आपको अच्छे से बताया था क्लास में, अगर आप रिकॉल कर पाए तो। काफी एक मेरे लिए एक हैप्पी फीलिंग है कि क्वेश्चंस डायरेक्टली वहां से आए हैं। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। ये तो चलता ही रहेगा। और कुछ इश्यूज की वजह से मैं आपको एक दो दिन और लाइव नहीं मिल पाऊंगा और हो सकता है कि आपकी क्लासेस एक या दो दिन लगा भी ना पाऊँ, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी की वजह से मुझे एक दो दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ रहा है। तो दैट इज नॉट इन माई हैंड, बट व्हाट आई कैन प्रॉमिस यू इज आज की क्लास जो अभी आप जब सुन रहे हैं उससे सिर्फ 2 घंटे पहले की रिकॉर्डिंग है। आप क्या करेंगे, आपकी क्लास के जो भी डाउट हैं या तो आप इवन इधर इन द कमेंट आप वो डाउट्स अपने छोड़ सकते हैं, या मेरा जो इंस्टा आईडी है सचिन धवल ऑफिशियल, सचिन धवल अंडरस्कोर ऑफिशियल, इस इंस्टा आईडी पर भी आप अपने डाउट छोड़ सकते हैं। तो मैं बड़े अच्छे से उनका रिप्लाई करूंगा। जो डेडिकेशन मेरी क्लास में रहती है वही मेरा आपके रिप्लाईज के लिए रहेगा, तो डोंट वरी। चलिए आज हम बात करते हैं प्लानिंग की। आज हम बात करते हैं प्लानिंग की, और प्लानिंग में भी हम पर्टिकुलर ये देखेंगे कि हम कैसे एक पोस्ट इंडिपेंडेंट इरा में 1947 के बाद में हमने कैसे प्लानिंग को लेकर आगे अप्रोच किया। और जब हमने आगे अप्रोच किया इस प्लानिंग में, तो व्हाट वी आर विटनेसिंग कि हमने गुड नंबर ऑफ टाइम्स प्लानिंग से क्वेश्चन देखे हैं प्रीलिम्स में, प्लानिंग से क्वेश्चन देखे हैं मेंस में। हालांकि ये यूनिट इन पर्टिकुलर ज़्यादा डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की बात, एक हल्का सा टॉपिक इसने दिया है, बट क्योंकि अब ये पुराना बुक है और अब नीति आयोग का इरा है, प्लानिंग कमीशन हैज गॉन, तो अब आप देख रहे हैं कि गुड नंबर ऑफ टाइम द क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम नीति आयोग। तो एक क्वेश्चन मैं आपको आज दिखाऊंगा भी, तो हम उससे स्टार्ट करें। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज प्लानिंग, या प्लानिंग की हमें जरूरत ही क्यों है, व्हाई डू वी नीड प्लानिंग इन आवर लाइफ। देखिए, एनीथिंग वी डू इन आवर लाइफ, चाहे वो हमारी लाइफ रहे, चाहे हमारे लाइफ से रिलेटेड डिसीजंस रहें, चाहे हमारी स्टडी रहे, कैरियर और एनीथिंग, इफ इट इज नॉट प्लान्ड मींस इट इज टोटली फेल्योर। द सेम गोज फॉर योर अपकमिंग वैलेंटाइन डेज। अगर आपने वैलेंटाइन डेज को भी अच्छे से प्लान नहीं किया, दिस वैलेंटाइन डे इफ यू हैव नॉट प्लान्ड इट वेल, आपका प्लान एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो दैट इज फॉर श्योर। तो प्लानिंग करना इट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस। उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना इट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो हाउ वुड यू एग्जीक्यूट योर वैलेंटाइंस डे? यू विल एग्जीक्यूट योर वैलेंटाइंस डे विद गुड डेडिकेशन टू योर करियर। देखिए, आप अपने करियर पे ध्यान दें। वो जो है या जो वो लड़का है या लड़की जो भी है, ठीक है, वो झक मार के आपके पीछे आएगा अगर आपने अपना टैलेंट प्रूव किया तो। और टैलेंट नहीं है तो दोस्तों कोई गारंटी नहीं है कि जो वैलेंटाइन डे 14 फरवरी 2024 में आपके साथ है वही 14 फरवरी 2025 में आपके साथ होगी। तो दैट इज अ हार्श रियलिटी ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ मेटेरियलिस्टिक एज, मेटेरियलिस्टिक कल्चर। तो सेम गोज इन रिलेशनशिप ऑल्सो, ठीक है। तो हम बात करते हैं लैक ऑफ प्लानिंग इज द कॉज ऑफ मोस्ट फेल्योर। देखिए, when there is no planning in our life there is a possibility we fail, और लैक ऑफ प्लानिंग ही रीजन है हमारे फेल्योर्स का।
तो हम आज के लेक्चर में बड़े अच्छे से देखेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड हाउ प्लानिंग इन इंडिया इटसेल्फ हैज चेंज्ड मैनी फोल्ड इन लास्ट 76 ईयर्स। तो दैट इज टुडेज लेक्चर स्पिरिट। ठीक है, देखिए अभी तक हमने ये 2 चैप्टर कर लिए हैं, आज हम स्टार्ट करें। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्लानिंग, सॉरी पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। तो हम चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा इंस्टा आईडी। ठीक है, आज आपको एक बड़ा ही जबरदस्त इस पर रील मिलने वाला है, मोटिवेशनल एज वेल एज लर्निंग। ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और लर्निंग भी मिलेगी। ठीक है, जो एक्साइटमेंट मुझे कल का पेपर हरियाणा सिविल सर्विसेज का देख के है एक्साइटमेंट, देखिए मेरे लेक्चर्स भी अब आपको प्लेलिस्ट में दिखते हैं और पेपर भी है, दोनों में से कोई भी फैक्ट अब चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप वो क्रैश कोर्स देख लीजिए, आप पेपर देख लीजिए, इफ आई एम रॉन्ग तो फिर भी आप अलाउड हैं। आप इस इंस्टा आईडी पे भी रिप्लाई कर सकते हैं और उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रिकॉल कर पाए ऑपरेशन कैक्टस, वो किस इंडिया मोलदीव्स, एक आपको थंबनेल पे एक पेज पे आपको कहीं ना कहीं इंडिया मोलदीव्स दिखेगा लिखा हुआ, आप थंबनेल से उसको सुने, 5 या 7 मिनट का स्टार्टिंग का सुने, आपको अच्छे से पता लगेगा कि ऑपरेशन कैक्टस मैंने वहां डिस्कस किया है या नहीं किया। इसी तरह ऑपरेशन गंगा भी, हालांकि वो मैंने मालदीव्स के केस में क्या किया था, उस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस किया था, इंडिया मालदीव्स को, तो इसलिए उसे मुझे हाईलाइट करना आपको बताना आसान है। अदरवाइज मैंने ऑपरेशन गंगा भी आपको इन बिटवीन, जब इंडिया यूक्रेन एक दिन मैंने जब कुछ डिस्कस किया था किसी पॉइंट के बीच में, तो वहां मैंने उस ऑपरेशन गंगा के बारे में भी आपको बताया था, बट वो मैं पिन पॉइंट नहीं कर पाऊंगा, काफी पुराना, मतलब ज्यादा पुराना तो नहीं है, कोई 20-30 दिन पुराना है, तो वो पर्टिकुलर लेक्चर कौन सा है वो मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं मैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता रहता हूं करंट अफेयर के आपको अपनी एनसीईआरटी सीरीज में, वो कहीं मैंने करंट अफेयर में ही आपको बताया था, उन्हीं एग्जाम्पल्स में एनसीईआरटी की सब्सटेंशिएशन में। देखिए अब क्वेश्चन देखिए, 2018 में जब हमने देखा प्लानिंग कमीशन का इरा चेंज हो गया है, तो अब नीति आयोग आ गया, तो 18 में हमने क्या क्वेश्चन देखा, हाउ आर द प्रिंसिपल फॉलोड बाय नीति आयोग डिफरेंट फ्रॉम दोज फॉलोड बाय ईस्ट वाइल प्लानिंग कमीशन। कहने का मतलब जो नीति आयोग जो प्रिंसिपल फॉलो करता है वो पुराने समय के प्लानिंग कमीशन के प्रिंसिपल से डिफरेंट कैसे है। आज के लेक्चर से एक चीज तो बड़े अच्छे से आपको समझ में आने वाली है, वो क्या है, वो है कि आपका प्लानिंग कमीशन ये सेंट्रलाइज्ड अप्रोच रखता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम अप्रोच रखता है। आपका नीति आयोग ये डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच करता है। ठीक है, ये अटेम्प्ट करता है कि बॉटम से हम अपर लेवल पे जाएं, किसके लिए, प्लानिंग के लिए। तो ये केस है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं बॉटम टू टॉप अप्रोच। हम देखते हैं, हम नीति आयोग प्लान करता है कि जो प्लान्स हैं वो विलेज लेवल पे बने, लोएस्ट लेवल पे बने, उनका धीरे धीरे इंटीग्रेशन कहां हो, ग्रेजुअली उनका इंटीग्रेशन हो सेंट्रल प्लान में। तो लोएस्ट लेवल से हम चलें और इन्हीं प्रोग्राम्स, यहां बनेंगे प्रोग्राम, देखिए यहां बनेंगे प्रोग्राम, हर लोकल बॉडी अपने प्रोग्राम बनाएगी, हर डिस्ट्रिक्ट अपने प्लान बनाएगी, इन प्रोग्राम्स को प्लान नहीं बनाएगी, प्रोग्राम बनाएगी। इन प्रोग्राम्स का आप देखेंगे धीरे धीरे इंटीग्रेशन हो रहा है, कहां, आपकी सेंट्रल लेवल पे, प्लानिंग पे। यहां प्लानिंग है आपका, यहां आपका प्लानिंग है, चाहे वो प्लानिंग आपका रहे सेंट्रल लेवल पे, चाहे वो रहे स्टेट लेवल पे। तो व्हाट इज द केस कि यहां से प्रोग्राम चलते हुए धीरे धीरे इंटीग्रेट हो रहे हैं, कहां, सेंट्रल लेवल पे, ये प्लान्स में। तो ये जहां हमें स्कोप दिखेगा नीति आयोग का, तो वी कैन डिस्कस अबाउट नीति आयोग इन लेंथ, बट आज के लेक्चर की स्पिरिट है हम ज्यादा प्लानिंग कमीशन के बारे में बात करें, अर्ली इरा ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करें, उस समय जो पॉलिटिकल फिलोसफी थी उनके बारे में बात करें। देखिए एनसीईआरटी के आज के लेक्चर को स्टार्ट कर रही है सबसे पहले उड़ीसा के एक एग्जाम्पल से। अगर वो एग्जाम्पल मैं आपको समझाने लगूं विदाउट टेलिंग यू द फैक्ट अबाउट उड़ीसा कैपेसिटी इन कैरिंग दोज मिनरल्स, जो रिच मिनरल रिसोर्सेज उड़ीसा रखता है, उसके बिना आज का एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने एक ही मैप, जो उसके मिनरल्स का मैप है, उसे मैंने इंटीग्रेट किया है आपकी इस लेक्चर में। देखिए ये हमारा प्यारा भारत और इसी में है हमारा एक प्यारा सा स्टेट उड़ीसा या उड़ीसा जिसे आजकल हम कहते हैं। तो देखिए कितना सारा मिनरल्स हैं, एल्यूमिनियम देखिए, क्रोमियम देखिए, कोल देखिए, डोलामाइट, फायर क्ले, ग्लास, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, आयरन,
तो आप देखें गुड नंबर ऑफ मटेरियल्स आर देयर। ठीक है, कल के क्वेश्चन पेपर में हरियाणा सिविल सर्विसेज में मिनरल्स पूछे हुए हैं कि कौन कौन से अलग अलग प्लेसेस थे, और उन्होंने पूछा था कि माइका के लिए क्या है, आयरन के लिए क्या है, और एल्यूमिनियम भी था, और शायद एक ऑप्शन और भी था, अब लाइमस्टोन था शायद, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं। ठीक है, तो आप इस तरह के मैप जब भी देखें, एक पिक्चर आपको पहले तो आपको ये क्लियर होगा कि उड़ीसा में ही एग्जाम्पल हमने क्यों डिस्कस किया है, प्लस ये पिक्चर्स आपको बार बार रिमाइंड कराएंगे, काफी सारी चीजों का रिमाइंड कराएंगे। और जैसे मैं हमेशा करता हूं, अब अगर आपने उड़ीसा का मैप देखा है तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखें, यहां काफी ज्यादा पोटेंशियल है मिनरल रिसोर्सेज का, उनकी एक्सप्लॉयटेशन का, उनके मिनरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन के साथ, 2 गिलास ले देना, मिनरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन के साथ हम क्या देखते हैं, गवर्नमेंट हमारी टाइम टू टाइम अटेम्प्ट कर रही है वहां इंडस्ट्रीज को सेटअप के लिए, ताकि इंडस्ट्रीज वहां आए जो वैल्यू एडिशन हम कर सकते हैं। देखिए, एक तरीका होता है कि आप अपना जो ओर है, जो आपको रॉ मटेरियल है, आप उसे एक्सपोर्ट कर दें विदाउट एडिंग वैल्यू टू इट। तो ये बड़ा एक लेमन प्रोसेस है। दिस इज व्हाट जो अंग्रेज हमारे यहाँ करते, जो रेलवे का डेवलपमेंट उन्होंने किया था, हमारे रिसोर्सेज को, रॉ मटेरियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए किया था। अगर वो अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं और वो इंडस्ट्री कहीं चाइना में, यूरोप में, जापान में, साउथ कोरिया में अगर इंडस्ट्रीज हैं और वो हमें एक फिनिश्ड गुड दे रहे हैं, तो आप हमेशा देखेंगे कि जो रॉ मटेरियल हमने बेचा था उसका कॉस्ट काफी कम था, और जो फिनिश्ड गुड है उसका कॉस्ट काफी ज्यादा है। तो हम ऐसा क्यों करें? क्यों हमारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज, क्यों हमारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को हम वेस्ट करें? देखिए, उस वेस्टेज को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक अभी रिसेंटली स्कीम, अभी 2 साल पहले एक स्कीम इंट्रोड्यूस की है, दैट इज मिशन पूर्वोदय। पूर्व दैट इज ईस्ट, और उदय मतलब उसका राइज। तो हमारे ईस्टर्न इंडिया के राइज के लिए, ईस्टर्न इंडिया के राइज के लिए ये स्कीम उन्होंने लॉन्च किया है। किसने? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो डेवलपिंग स्टील क्लस्टर इन ईस्टर्न इंडिया, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको ग्रीन फील्ड स्टील क्लस्टर्स बनाने हैं। ठीक है, विद द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टील क्लस्टर। ठीक है, आपको नए भी बनाने हैं और आपको ग्रीन फील्ड भी बनाने हैं विद एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखिए, हम क्या टारगेट कर रहे हैं इसमें। उड़ीसा, ये मैप देखिए आप, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। ये आपका आंध्र प्रदेश रहा, ये वेस्ट बंगाल रहा, ये उड़ीसा रहा, ये झारखंड रहा, ये छत्तीसगढ़ रहा। इन एरियाज को ही हम क्या करना चाह रहे हैं, कैटर करना चाह रहे हैं, ताकि इन एरियाज में ही ये मिनरल रिसोर्सेज जो आपको स्टील प्रोडक्शन के लिए चाहिए, आपको काफी सफिशिएंट अमाउंट में, प्रचुर मात्रा में ये सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। तो क्यों ना हम खुद ही उन्हें रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने से बेटर है कि हम उन्हें एक प्रोड्यूस गुड, क्योंकि एक किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए स्टील उसकी बैकबोन रहता है। द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इज चाइना। तो देखिए, चाइना में कितना मैसिव डेवलपमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का। अगर इसी तरह अगर हम स्टील का मल्टीफोल्ड इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन, ना केवल ये हमारे इंपोर्ट्स को रिड्यूस करेगा, प्लस हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बढ़ाएगा। हमें जो फॉरेन एक्सचेंज, जिसे हम फॉरेक्स कहते हैं, उससे भी हमारी कीटीज को ये फुलफिल करेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, पूर्वोदय मिशन। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इस पूर्वोदय मिशन के बाद। देखिए, हालांकि ये करंट अफेयर से आप ये कह सकते हैं कि करंट अफेयर को मैंने टॉपिक के साथ इंटीग्रेट कर दिया एग्जैक्टली। तो कुछ आप यहां भी लिख सकते हैं, जब इस तरह के टॉपिक्स लिखें तो यहां भी वो आंसर्स कोट कर, वो स्कीम्स कोट कर सकते हैं, मिशंस कोट कर सकते हैं, और अदरवाइज कहीं और भी कर सकते हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आ जाए, जैसे ऑपरेशन कैक्टस आया है, वो मैंने अभी पूरा पेपर स्कैन नहीं किया, जब स्कैन करूंगा तो आपको बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, बट मैंने पॉलिटी का मोटा मोटा सेक्शन उसमें देखा, तो आई फेल्ट हैप्पी कि हाँ, आपको मजा आया। जिसने भी हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया है उसको मजा आया। देखिए, कुछ बच्चों ने मुझसे करंट अफेयर के लिए बोला कि सर, हरियाणा सिविल सर्विसेज का आप करंट अफेयर भी कवर करवा दीजिए। तो मुझसे पूछा गया इंस्टीट्यूट में कि भाई बच्चे डिमांड कर रहे हैं, तो कैन वी प्लान। तो मेरे माइंड में जो डाउट था वो ये था, हरियाणा में करंट अफेयर इन इटसेल्फ ज़्यादा पूछा नहीं जाता, स्पेशली हरियाणा स्पेसिफिक करंट अफेयर काफ़ी, या तो रहता ही नहीं, कोई रहता है तो एक क्वेश्चन रहता है। तो ऐसे में पूरा आपको साल का करंट अफेयर कवर करवा के आपको ओवरबर्डन करना, वो मुझे जस्टिफाई नहीं लगा। बट क्योंकि आपका एग्जाम था, हर बच्चे की अपनी एक स्ट्रेटेजी रहती है।
एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ मुझे ये करना है। और जब आप उस काम को करके जाते हैं तो आप एक पीस में रहते हैं जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जा रहे हैं। बट ऐसे में अगर मैं ये बोल दूं कि रेलेवेंट नहीं है तो आपको लगेगा कि आपकी क्यों ही मेहनत बेकार हुई है। प्लस अगर मान लीजिए एक दो क्वेश्चन आ जाए तो आपको दिमाग में ये रहेगा कि अगर मैं ये कर लेता या कर लेती तो मेरे बेनिफिट में जाता। और मेरा हमेशा ये मानना है कि आप हर पेपर के लिए अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी रखते हैं। आप किसी भी स्टेट पीसीएस को अटेम्प्ट करते हैं, यूपीएससी को अटेम्प्ट करते हैं, हर एग्जाम की डिमांड थोड़ा अलग चलती रहती है। ठीक है, तो उस चेंजिंग डिमांड को, एक डिमांड को हम समझते हुए जब एक पेपर को अप्रोच करते हैं तो हमारे लिए उस पेपर को अप्रोच करना आसान रहता है। तो मैंने जो प्रायोरिटी से आपको कवर करवाने की इस एचसीएस टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स में जो मैंने खुद अपने एक ये मान लीजिए एनालिसिस से ही इसे पूरी टेस्ट सीरीज को प्लान किया था। कुछ चीजें हो नहीं पाई जैसा मैं चाहता था, बट एनी हाउ जो भी रिसोर्सेज मुझे मिले, मैंने पॉलिटी का करवाया आपको, ज्योग्राफी आपको करवाया गया, इकोनॉमी करवाया गया, और आपको हिस्ट्री के भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको जो दीक्षांत की ऐप पे प्रोवाइड किए गए। तो आप देखेंगे कि गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप उन्हीं कोर्सेज से उसमें आपको मिलेंगे। और पॉलिटी का तो मैं इतना श्योर हूं कि क्योंकि मैंने हर चीज खुद से बड़े अच्छे से उसे स्कैन करके आपको भरोसा है, तो जैसे मैंने क्वेश्चन देखा तो डायरेक्टली आप वहां से उसे लिंक कर पाएंगे। चलिए, ये क्लेम करना बड़ा आसान होता है कि मेरा करवाया हुआ आया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उससे बाहर ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप कमीशन को कभी ये नहीं कह सकते कि जी ये लिमिट है आपकी, इसी में आपको बताना है क्वेश्चन, इसी से आपको फ्रेम करना है, तो वो हमारे हाथ में नहीं रहता वो। बट एक विद द ग्रेस ऑफ गॉड मान लीजिए, या कुछ हल्का फुल्का जो भी एक्सपीरियंस पे रखता हूं वो कहीं ना कहीं आप लोगों की फेवर में चला गया। बट मैं अगेन ये कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है आपको कि मेरे करवाए में से सब कुछ आ रहा है, तो ऑलवेज टेक एडवाइस ऑफ दैट पर्सन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट और मे बी विद अ बकेट फुल ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो ये हमेशा आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अब देखिए उड़ीसा का एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज अ केस इन उड़ीसा। उड़ीसा में ये केस है कि उड़ीसा में अभी हमने जैसे देखा मिनरल्स तो काफी सारे हैं, बट वहां क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। अब उन मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन के लिए इन ट्राइबल पॉपुलेशंस का आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। जब ट्राइबल पॉपुलेशन को वहां से डिस्प्लेस किया जाएगा तो उनके लाइवलीहुड क्राइसिस भी आप साथ में देखेंगे। व्हाट आर दोज लाइवलीहुड क्राइसिस? बिकॉज आर ट्राइबल सेक्शंस, दोज हु हैव बीन लिविंग इन दोज एरियाज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, they dependent for their livelihood needs on these natural resources lying in these area। जैसे लोकल फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता है वो उनकी लाइवलीहुड का काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। मोर ओवर हम देखते हैं ये जो लोकल या ट्राइबल लोग्स हैं, दे आर वेरी मच अटैच टू देयर एनवायरमेंट। जैसे आज ही के लेक्चर के साथ मैं आपको एक एग्जाम्पल जो पहले मैंने आपको दिया था, एडिशनल था वो भी उस समय भी, आज मैं उसको फिर से दोबारा आपको रिकॉल करवाता हूं, आपकी याद को मैं जिंदा करता हूं। मैंने आपको क्या बताया था, नियामगिरी राजा हिल प्रोटेस्ट, ये कहां था, उड़ीसा में। देखिए नियामगिरी राजा हिल प्रोटेस्ट में लोकल जो लोग थे वो काफी ज्यादा एजिटेट कर रहे थे अगेंस्ट जो वेदांता प्रोजेक्ट था। अब इसी तरह के प्रोटेस्ट हम जब एक साउथ कोरियन कंपनी पोस्को इसी तरह की जब उसके लिए जाएंगे, एमओयू के लिए जाएगी 2005-06 में, हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा आप एक प्लान करती है क्या कि एक हम पोस्को से प्लांट बनवाते हैं हमारे उड़ीसा में, स्टील प्लांट। उसके अगेंस्ट जो लोगों का फियर जैसे नियामगिरी राजा हिल्स में था कि उन्हें फोर्सफुली इविक्ट किया जाएगा, उनका फोर्सफुल इवेक्शन के साथ क्या हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो लोग वहां से लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज भी अपनी खो दें, अपनी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज भी खो दें। तो ऐसे में क्या जरूरी है, ऐसे में जरूरी है कि इन लोगों को हम पहली बात तो जो इनके कंसर्न्स हैं उन्हें हम एड्रेस करें। कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए एक चीज जो जरूरी है, एडिशनल जो जरूरी है वो ये है कि इनकी लाइवलीहुड नीड्स को हम समझ पाएं। मोर ओवर हम क्या देखते हैं, गुड नंबर ऑफ टाइम ये इसी तरह के हो रहे डेवलपमेंट, चाहे वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज रहे या आपकी इंडस्ट्रीज का सेटअप रहे, ये कंसर्न रेज करते हैं रिगार्डिंग एनवायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखें कि देयर इज ऑलवेज अ कंसर्न, देयर आर ऑलवेज द क्राइसिस। अच्छा अब देखिए कॉमन पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट। तो अब आपको पता है कि स्टेट जब हमारा डेवलपमेंट के लिए जाता है,
स्टेट वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी रह सकता है, आपका स्टेट गवर्नमेंट भी रह सकता है। जैसे हमने देखा मिशन पूर्वोदया में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट पिक्चर में थी, और जो पोस्को के साथ एमओयू साइन हुआ वहां आपकी उड़ीसा की गवर्नमेंट पिक्चर में थी। ऐसे में क्या स्टेट का रोल है? स्टेट का रोल है कि वो लोगों के साथ, देखिए लोग एजिटेट क्यों कर रहे हैं, वाई देयर इज अ फियर कि उन्हें एविक्ट करवा दिया जाएगा, उनका एविक्शन हो जाएगा, लाइवलीहुड्स उनकी नीड चली जाएंगी, जिस नेचर को वो प्रोटेक्ट करते हैं, जिस नेचर को वो भगवान मानते हैं, वो उनसे छिन जाएगा। क्यों ऐसा इशू क्रिएट हुआ है? द रीजन इज, ये जो लोग हैं, द पीपल हु आर सिटिंग हेयर, जो मेजोरिटी ऑफ देम दे आर द विलेजर्स, आपने कभी इनको कॉन्फिडेंस में ही नहीं लिया। दे लैक ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स कोई डिसीजन ले आपके लिए विदाउट योर इन्वॉल्वमेंट, डिसीजन आपके लिए बट यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट डिसीजन, वंस दैट डिसीजन हैज बीन टेकन, फिर आपको बताया जाता है। अगर मैं आपको टच करूं तो आपको मैं अगर ये कहूं कि आपकी फैमिली मेंबर्स ने डिसाइड कर लिया आपका लाइफ पार्टनर, और नाउ यू डोंट हैव चॉइस। अब हो सकता है वो जो लाइफ पार्टनर उन्होंने चुना है आपकी फैमिली ने, ही इज बेस्ट इन योर इंटरेस्ट, बट यू फील कि जो आपके राइट से, जो उन्हें पूछना चाहिए था, आपकी बात सुननी चाहिए थी, वो आपसे नहीं सुना गया। तो आपका डिसएग्रीमेंट आपके फैमिली मेंबर से होगा या नहीं? डेफिनेटली होगा। द सेम वे, जब इन लोगों के लिए एमओयू साइन किया गया है, इनके कंसर्न नहीं सुने गए, तो ऐसे में क्या पॉसिबिलिटी है? ऐसे में जैसे पहले वाले केस में पॉसिबिलिटी है, you like someone, then where does your feeling will go? आपकी फीलिंग को भी तो स्पेस चाहिए ना। आपने भी किसी से कमिटमेंट किया है, इसी तरह इन लोगों ने भी कमिटमेंट किया है उस नेचर से कि तुम हमारे भगवान हो। नियामगिरी राजा हिल्स को जो उड़ीसा के लोगों ने, वहां के लोकल्स ने किया था कि तुम हमारे भगवान हो, हम तुम्हें हमेशा पूछते आए हैं और पूछते रहेंगे। तो इनके भी कुछ एस्पिरेशंस है, इनकी भी कुछ फीलिंग्स है, इनके भी कुछ फियर्स है कि हमें क्यों फोर्स इविक्शन वो लोग करवा रहे हैं, क्यों हमें वो क्या करवा रहे हैं, लाइवलीहुड हमारे हमसे छीन रहे हैं। तो ये जो कंसल्टेशन होगी, ये स्टेट जो लोग आपकी अथॉरिटीज इनके साथ बैठी हैं, आप देखेंगे वेरी फ्यू टाइम्स इस तरह की कंसल्टेशन आप अपने स्टेट में अपने एमओयू से पहले देखेंगे। अगर ये डिस्कशंस, ये डेलिब्रेशन, ये नेगोशिएशन अगर उससे पहले हो जाए, एमओयू से पहले हो जाए, तो जो विन लूज सिचुएशन है वो विन विन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अब आओ देखिए, समझते हैं कि क्या मैं बात कर रहा हूं, कैसे वो बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। बड़े एक अच्छे, अभी मैं सब कुछ बता चुका था एक्चुअली, अब वो टेक्निकल इश्यू की वजह से मुझे रिपीट करना पड़ रहा है, ठीक है, और उसी वजह से चलिए कोई बात नहीं, जो भी है मैं दोबारा बताता हूं। हमारे दो कंसर्न रहते हैं किसी भी डेवलपमेंट में। जैसे देखिए, अब इसी को लिखे हुए यूज करते हैं। जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्पेशली बाय एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज, बाय यूटिलाइजिंग द लोकल रिसोर्सेज, वहां हम एक हमेशा कंसर्न देखते हैं जो हमारे जीएस पेपर 4 के लिए काफी ज्यादा रेलेवेंट है। हमारे एथिक्स की केस स्टडी में यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन। क्या है वो क्वेश्चन? जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, ये हमेशा वर्सेस में रहता है, क्योंकि जब भी आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जाएंगे, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो जो आप रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उन्हीं रिसोर्सेज के साथ आपके एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की पॉसिबिलिटी बनी। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, जैसे आप डिफोरेस्टेशन के लिए जाएंगे, माइनिंग के लिए जाएंगे, हर उसमें पॉसिबिलिटी है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आप करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग आप करेंगे, आप रोड्स बनाएंगे, रेलवेज बनाएंगे, वो कनेक्टिविटी बनाएंगे, तो ओवरऑल एक एनवायरनमेंट के लिए कंसर्न रहता है। तो दैट इज वन एरिया ऑफ कंसर्न। तो इसी तरह के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर हमें बैलेंस मेंटेन करना है, देन व्हाट डू वी हैव? इन दैट सिचुएशन वी हैव अ मैनेजमेंट कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं होगा, तो बेशक आपको अभी लगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये इंश्योर कर रहा है, बट इन अ लॉन्ग रन हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि वो एनवायरनमेंट को जब हार्म कर रहा है, तो वो डेवलपमेंट आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं रह सकती फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, मैंने आपको एक प्रीवियस क्लास में बताया था मिशन लाइफ, मैंने चीख चीख कर बताया था मिशन लाइफ हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी का फेवरेट मिशन है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। बताया था या नहीं बताया था?
अगर नहीं रिकॉल कर पा रहे तो सुन लो, क्योंकि अगेन इट इज कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज पीपल जिन्होंने वो याद रखा और कल का हरियाणा सिविल सर्विसेज का पेपर अटेम्प्ट किया, क्योंकि क्वेश्चन था डायरेक्ट मिशन लाइफ से आपके HCS के प्री में, हरियाणा सिविल सर्विस के प्री में यहाँ से भी क्वेश्चन था। तो अगर जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि वो क्लास में आएगा 10-15 मिनट में सुनेगा और आइडिया लेगा कि क्लास में जो डिस्कस हुआ है वही NCERT में दिया हुआ, तो कहाँ हम लोड लें? तो दो चीज़ों के लिए लोड लो बाबू, आप दो चीज़ के लिए लोड लो। पहला, प्रेजेंटेशन, जो मटेरियल रिफाइन करके आपको परोसा जा रहा है विद पिक्चर्स, आपकी पिक्टोरियल मेमोरी। देखिए, एक आपने सुना, एक आपने बोला, एक अपने आईज को भी एंगेज किया इन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस के साथ। आपकी मेमोरीज में जितनी आप ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व करेंगे, आपका मेमोरी उतना ही लंबा चलेगा। तो दैट इज अ साइंटिफिक फैक्ट, ठीक है। तो अब हम मिशन लाइफ के बारे में जब हमने बात की, तो ये कल के पेपर में आया था। तो ये मिशन लाइफ हमारा क्या है, बेसिकली ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। अगर हमारी डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं होगी तो वो डेवलपमेंट ही नहीं होगी। याद रखना, इफ योर डेवलपमेंट इज नॉट सस्टेनेबल, इट इज नेवर द डेवलपमेंट, क्योंकि लॉन्ग टर्म के इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा ये बताएंगे कि हमने कुछ भी अचीव नहीं किया अगर हमने उसे सस्टेनेबल नहीं रखा, अगर हमने एनवायरमेंट्स की जो नीड्स है उन्हें फुलफिल नहीं किया, ठीक है। तो लगभग सारी दुनिया अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। तो ऐसे में आप हमेशा याद रखना, पहले ही बताया, जो 2030 के हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो आपको पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, इस तरह 17 गोल्स आपको याद रहें। वो आपसे परी में भी पूछा जा सकता है और आप मेंस के कंक्लूजन में भी उनको लिख सकते हैं, ठीक है। वो आपको काफी ज्यादा काम आएंगे। इन पास मैंने कई बार उनकी स्लाइड्स भी आपको दिखाई है। देखिए, अब हमें बैलेंस करना है इनके बीच में, तो क्या तरीका हो सकता है? डिस्प्यूट इनएविटेबल। देखिए, डिस्प्यूट हम अवॉइड नहीं कर सकते, दे आर इनएविटेबल, दे आर द पार्ट ऑफ आवर डिस्कोर्स। जो डे टू डे डिस्कोर्स है उसका एक पार्ट ही है हमारे डिस्प्यूट्स। इन डिस्प्यूट्स में हम क्या देखते हैं, इन डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए एक तो ये तरीका है कि हम कॉम्प्रोमाइज के लिए बोल दें किसी एक पार्टी को, ठीक है, एक पार्टी को कॉम्प्रोमाइज के लिए बोल दें। या एक ये भी हो सकता है कि स्टेट डोमिनेट करे। जैसे पहले जो लोग सड़कों पे आते हैं, ज्यादातर उनका कंसर्न क्या रहता है कि स्टेट इज ट्राइंग टू डोमिनेट। MOU जब किया तो हमसे पूछा ही नहीं गया, 3 फार्म बिल्स लेकर आए किसानों के लिए, किसानों ने कहा कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया, हमारे तो कंसर्न सुने ही नहीं गए। तो सेम इज अ केस इन एनी डिस्प्यूट। जब डिस्प्यूट होता है तो उसका बेस्ट वे रहता है, आप सबसे पहले नेगोशिएट कीजिए। आप नेगोशिएट कीजिए, आप पूछिए, श्रीमान जी आपको क्या कष्ट है, ठीक है। जैसे मोदी जी कहते हैं, इस सज्जन को क्या कष्ट है भाई, ठीक है। तो इस सज्जन से आपको पूछना था कि आपको क्या कष्ट है, उससे नेगोशिएशन करना था। नेगोशिएशन करके जब आपने MOU साइन किया, उससे पहले उससे नेगोशिएट करना चाहिए था। जो हम ये बात कर रहे हैं आपके GS पेपर 4 में भी काफी काम आएगी, आपको उससे नेगोशिएट करना चाहिए था। नेगोशिएशन से निकलता कॉम्प्रोमाइज। अब कॉम्प्रोमाइज 2 लेवल पे होता है। अगर आप केवल लोकल को ही कहते कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो फिर तो मजा आएगा नहीं। आपको कॉम्प्रोमाइज आप दोनों लेवल पे करना था, आपकी सरकार भी करे और लोकल्स भी करे। सरकार क्या कॉम्प्रोमाइज करें, जो वो एक टाइम पीरियड दे रहे थे कि आपको 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में लैंड एविक्ट करनी पड़ेगी, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, आपको हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, वो एक अलग बात है। बट सरकार अपनी स्टैंड को थोड़ा डाइल्यूट करे, उनके कंसर्न्स को सुने, ठीक है। बिकॉज स्टेट इज फॉर पीपल, पीपल आर नॉट फॉर द स्टेट, ठीक है ना। यही मैंने आपको पास्ट लेक्चर में बताया था, सिटीजन और सब्जेक्ट्स का डिफरेंस। अगर पीपल आर फॉर द स्टेट तो फिर तो हम सब्जेक्ट हुए, इफ स्टेट इज फॉर द पीपल फिर हम क्या हुए, सिटीजन हुए, ठीक है। तो गवर्नमेंट और लोकल्स, तो गवर्नमेंट ने ये कॉम्प्रोमाइज किया, लोकल क्या कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि लोकल जो सरकार प्रॉमिस कर रही है उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, जैसे ये जो इंडस्ट्री बनेगी इसमें सरकार प्रॉमिस कर रही है क्या, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसके लिए क्या जरूरी है, आपकी सरकार, आपकी गवर्नमेंट क्या करे, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करे, उन्हें स्किल प्रोवाइड करे, ताकि उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट भी हो पाए और वो उस अपॉर्चुनिटी के लायक भी बन पाए। कैपेबिलिटी अप्रोच, अमर्त्य सेन, याद रखना, जो कैपेबिलिटी अप्रोच है वो अमर्त्य सेन ने, नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन ने दी है, ठीक है, कैपेबिलिटी अप्रोच।
ठीक है, तो ये चीजें एनसीईआरटी में दी नहीं हुई, आप जहां भी लिखते हैं वो लिख लीजिए, ठीक है, ये भी कहीं दिया नहीं हुआ ये इस तरह की पिक्चर प्रेजेंटेशन। अब जब आपने दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज किया, एक विन लूज सिचुएशन को आपने विन विन में ट्रांसफॉर्म कर दिया, देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, आप उसे एग्रीमेंट में ले आए, आप लोगों के साथ एक एग्रीमेंट करें, उस एग्रीमेंट में बताएं कि जो जो चीजें प्रोमिसेस हमने किए हैं उनके लिए हम लीगली अकाउंटेबल हैं। जैसे आपके किसान दोबारा सड़कों पर हैं, क्यों किसान हमारे सड़कों पर हैं? किसान दोबारा हमारे सड़कों पे हैं क्योंकि एमएसपी की गारंटी जो सरकार कह रही है वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फार्मर्स, और फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना किसी भी सरकार की हमेशा प्रायोरिटी रहनी चाहिए। दे आर अन्नदाताज। अगर अन्नदाता जिसे हम कह रहे हैं, जिनका हम अन्नदाता कहकर संबोधन कर रहे हैं, अगर उसी की प्लेट खाली है, उसी के बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसी के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उसी के ऊपर सबसे ज्यादा डेट है, तो ऐसे में दोस्तों कहां हम फिर एक कृषि प्रधान देश रह पाए? ठीक है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लेक्चर मुझे दोबारा डिलीवर करना पड़ रहा है टेक्निकल एरर की वजह से। तो इस लेक्चर को मैं प्लान तो ये कर रहा था कि एक लेक्चर में बता दूंगा, अब इसे मुझे 2 पार्ट में करना पड़ेगा। एनीवे, फिर हम एक देखेंगे कि कैसे वो जो इशू है वो रिजोल्व हो जाएगा आगे चलकर। ठीक है, याद रख लेना मिशन लाइफ। अब हम देखते हैं कि जब ये बैलेंस जब हम मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, हाउ वी मेंटेन दिस बैलेंस, ये बैलेंस हम अचीव ही कैसे करते हैं। देखिए, ये है आपका तराजू, आपको मैं बड़े एक इंटरेस्टिंग तरीके से समझाता हूं, हमारे पुराने जो नॉलेज है उसी को यूज करेंगे हम। अब आप रिकॉल कीजिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आपकी 2 चीजें एडवोकेट करती हैं, एक तो वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एडवोकेट करती हैं, दूसरा वो सोशल डेमोक्रेसी एडवोकेट करती हैं। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड सोशल डेमोक्रेसी, ये हमारे डीपीएसपी की डायरेक्टिव प्रिंसिपल की स्पिरिट है। अब देखिए, अब इस पिक्चर को देखिए, ना तो ये एनसीईआरटी में बताया ना ये बताया, बट आपको अच्छे से समझ में आएगा, वो उसको विद इंटरेस्ट समझ में आएगा। ये तराजू है, ये मान लीजिए स्टेट 2 चीजों को बैलेंस करना चाह रहा है अंडर डीपीएसपी। ये पैसा है, ये आपकी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी दिखा रहा है, ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी दिखा रहा है, और ये हम हैं, ये हम हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैं। तो हम लोग दूसरे तराजू में, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, इन 2 चीजों के बीच में बैलेंस मेंटेन करें। बट द इश्यू इज गुड नंबर ऑफ टाइम बट वी आर विटनेसिंग ये तराजू कहीं भारी है, और ये तराजू जब भारी है तो वैसे तो कोई इशू नहीं है, बट जब ये तराजू भारी होता है तो व्हाट वी आर विटनेसिंग राइजिंग इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ। ठीक है, आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट रिकॉल कीजिए, ऑक्सफैम की रिपोर्ट क्या कहती है, यही तो बताती है, इनकम इनइक्वालिटी के बारे में बताती है, आपके एग्जाम के लिए जरूरी है ऑक्सफैम रिपोर्ट। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी के बारे में बता रही है, जो लगातार हाईलाइट कर रही है कि इंडिया में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दे आर इंक्रीजिंग। जो टॉप 1% है उनके हाथ में जो रिसोर्सेज है दे आर रेगुलरली इंक्रीजिंग, एक कंसिस्टेंट इंक्रीज है उनके रिसोर्सेज में। यही देखा हमने जब कोविड-20 के बाद में, ब्रेकडाउन के बाद में, जब यूपीएससी ने मीन्स लिया तो उसमें पूछा के शेप रिकवरी, मीन्स में पूछा गया क्वेश्चन है के शेप रिकवरी। के शेप में क्या होता है, जो बड़ी एंटरप्राइजेस था उनका तो क्विक रिकवरी हुआ, ये कुछ इस तरह का के शेप था। जो बड़ी एमएनसीज थी उनका तो क्विक रिवाइवल हुआ और उनमें ग्रोथ देखा गया, और जो छोटी एमएसएमईज थी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वो बेचारी लॉसेज में चली गई, वो उस कोविड के झटके को सह नहीं पाई, क्योंकि इनके पास कैपिटल था, इनके डीप पॉकेट्स थे, तो इन्होंने अपना इकोनॉमी ऑफ स्केल यूज किया, इन्वेस्टमेंट किया, इन्होंने वो अपॉर्चुनिटीज को अपनी फेवर में लेके आए। इनके पास रिसोर्सेज कम थे तो दे वेंट डाउन साइड। ठीक है, यही के शेप रिकवरी था, यही मीन्स में पूछा गया था। तो ये एक अपने आप में कंसर्न है, तो आप इसे याद रखें। अब आप समझे लेफ्ट वर्सेस राइट आइडियोलॉजी। लेफ्ट वर्सेस राइट आइडियोलॉजी, हालांकि जब मैंने ये रिकॉर्डिंग से पहले आपको दिया था तो मैंने पीछे दिए हुए स्लाइड्स को बड़ा अच्छे से एग्जाम्पल से, बड़ा और भी सुंदर तरीके से इसको डिस्कस किया था, बट एनी हाउ वो अब चला गया तो हमारे हाथ में ही नहीं है। देखिए, आइडियोलॉजी को समझिए,
कल के लेक्चर को समझने से पहले आपको आज जरूरी है कि आप आइडियोलॉजी को समझें। सरकार किन आइडियोलॉजीज पे काम करती है, कैसे स्टार्टिंग के इरा में आपको इन आइडियोलॉजी से समझ में आएगा, कैसे सोशलिज्म को हमने प्रायोरिटाइज किया, कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमने देखा सोशलिज्म के साथ हमने कैपिटलिज्म को स्पेस देना स्टार्ट किया। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है हम राइट और लेफ्ट आइडियोलॉजी को समझें। व्हाट इज राइट एंड लेफ्ट आइडियोलॉजी? ये देखिए, इधर जब हम आ रहे हैं तो दैट इज लेफ्ट आइडियोलॉजी, उधर जब हम जा रहे हैं दैट इज राइटिस्ट आइडियोलॉजी। अब इस लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी में क्या होगा, हम देखेंगे जब हम एक्सट्रीम एंड पे आ जाएंगे तो यहां आपको कम्युनिज्म दिखेगा, उधर चले जाएंगे तो फैसिस्ट गवर्नमेंट दिखेगी, ठीक है, इधर आपको कम्युनिस्ट गवर्नमेंट दिखेगी। इन बिटवीन देयर इज अ मॉडरेशन पॉइंट, इट इज अ मिडल पाथ, जहां हम मिडल में खड़े हैं। और आपके बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क है, हालांकि इसने ज्यादा दिखा दिया, बट व्हाट आई बिलीव ये थोड़ा ही उधर है, सेंटर से थोड़ा सा उधर है, क्योंकि आपकी बीजेपी सरकार भी क्या करती है, सोशलिज्म को छोड़ नहीं रही, वेलफेयरिज्म को छोड़ नहीं रही। आप रिकॉल कीजिए 2005 में जब एमजी नरेगा स्कीम आई थी, जिसका उस समय नाम नरेगा ही था, बाद में उसे एमजी नरेगा बनाएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट। तो उस स्कीम को उस समय बीजेपी ने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया। वही बीजेपी गवर्नमेंट जब 2014 में पावर में आ रही है, रेगुलरली वी आर विटनेसिंग जो एलोकेशन है एमजी नरेगा स्कीम को, इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो दैट इज वन एग्जांपल। तो काफी सारे एग्जांपल है इस तरह के, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो वो भी क्या है, वेलफेयरिज्म है, ठीक है। इसी तरह आपकी कांग्रेस जो हमने थोड़ा सा लेफ्ट में दिखाया, क्यों मैं इसे थोड़ा सा इधर टिल्ट कर रहा हूं, आप रिकॉल कीजिए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कौन लाया आपके देश में, 1990 जो वन के इकोनॉमिक एलपीजी रिफॉर्म्स हैं, 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स कौन ले गया, दी देन नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह जो गवर्नमेंट थी, जिसमें नरसिम्हा राव आपके प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये उन्हीं के लीडरशिप में आप एलपीजी रिफॉर्म भारत में देखते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस वो पॉलिटिकल है, मतलब डिफरेंस कहने में काफी है, बट रियलिटी में आपको उस पिक्चर में दिखा रहा हूं। बट आपको समझ में आएगा कि जब आप थोड़ा सा इधर रहते हैं तो आपकी आइडियोलॉजी थोड़ी सोशलिस्ट रहती है, आप स्टेट में स्ट्रेंथ में ज्यादा बिलीव करते हैं। जब आप इधर जाते हैं, जैसे जैसे आप इधर मूव करेंगे, आप फ्री मार्केट में ज्यादा बिलीव करते हैं, आप मार्केट इकोनॉमी को ज्यादा प्रमोट करते हैं। आज आप देखते हैं हमारे देश में स्टार्टअप कल्चर बूम कर रहा है। आप देखते हैं कि 108 के अराउंड हमारे पास क्या है, यूनिकॉर्न्स। एंड व्हाट आर यूनिकॉर्न्स? जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन हो चुका है, ठीक है। ये यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछ लिया है, व्हाट आर द यूनिकॉर्न्स, ठीक है। तो आपको ये याद रहे कि किस तरह से देश चल रहा है, किस तरह से आइडियोलॉजी, तो आपको बड़े अच्छे समझ में आएगा। तो लेफ्टिस्ट क्या कह रहे हैं, लेफ्टिस्ट से कह रहे हैं कि स्टेट का रोल ज्यादा होना चाहिए, सोशलिज्म कह रहा है कि स्टेट का रोल ज्यादा हो। ये क्या कहते हैं, स्टेट का रोल मिनिमम हो, फ्री मार्केट हो। ये कह रहे हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन गवर्न करे, लेफ्ट में कह रहे हैं स्टेट गवर्न करे, ये इंश्योर करे, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें देना है। ये क्या कह रहे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मार्केट से आएंगे। ये कह रहे हैं प्लानिंग कैसी हो, ये कह रहे हैं रेगुलेटरी प्लानिंग हो, स्टेट हर जगह इंटरवीन करे प्लान में। ये कह रहे हैं इंडिकेटिव प्लानिंग हो, मतलब आप इशारा करें, मार्केट खुद करेगी, स्टेक होल्डर खुद अपने एक्शन लेंगे। तो ये इंडिकेटिव प्लानिंग, ये रेगुलेटरी प्लानिंग। इसी तरह रिसोर्स एलोकेशन, ये स्टेट अपने हाथ में रखता है, ये मार्केट के हाथ में अटेम्प्ट करते हैं कि मार्केट के हाथ में दे दे। बट क्या बीजेपी ने दे दिया है? नहीं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं ये थोड़ा सा अभी भी इधर है, ठीक है। तो इस तरह से हम गुड नंबर ऑफ टाइम्स या काफी सारे कंपैरिजन से लेफ्ट वर्सेस राइट की एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को समझ सकते हैं। और इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के समझने के बाद आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में देखिए दोस्तों, कुछ एक है मेरा एक थोड़ा सा, मतलब ये तो नहीं कहूंगा कि कोई टेंशन वाली बात है, बट थोड़ा सा एक इमरजेंसी सिचुएशन ऐसा है कि मुझे 2-3 दिनों के लिए, मे बी 2 डेज 3 डेज मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ रहा है। तो इन बिटवीन आपके जो भी डाउट रहें, आप जरूर मेरे इन कमेंट्स में पूछें, इंस्टा आईडी चैनल्स पे पूछें। और इन 2 दिनों में भी मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, पक्का प्रॉमिस है। वो मैं अपने इंस्टा अकाउंट से जुड़ा रहूंगा, कुछ मैं पोल्स भी डालूंगा आपको। तो यू आर एक्सपेक्टेड कि आप उन पोल्स को, उन रील्स पे आंसर करते हुए उन पोल्स को आंसर करें। और बड़े ही मजेदार तरह से हम अगले 2-3 दिन जुड़ेंगे और फिर विल कंटिन्यू आवर सीरीज, और सेम एनर्जी, सेम एंथुसियाज्म, बट आपसे प्रॉमिस, क्या क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। द नीड इज
आप भी अपनी स्टडी की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, ठीक है। और 14 फरवरी वैलेंटाइन डेज, ठीक है, 14 फरवरी को रहता है वैलेंटाइन डे, या 14 फरवरी इज़ अ वैलेंटाइन डे। तो हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय बाय।